ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अजीज़ तुलबा व तालिबात, मैं मोहम्मद मोइनुद्दीन, मददगार मौलिम उर्दू, सरकारी उर्दू हाई स्कूल सिरवार, ताल्लुक़ मानी, ज़िला रायचूर। आज के इस संवेदा ई क्लास उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मकदम करता हूँ। अजीज़ तुलबा व तालिबात, नाज़रीन, 9वीं जमात की उर्दू किताब से लिया गया सबक, 9वीं जमात की जो किताब है नौबहार अदब, उसमें से लिया गया सबक ड्रामा आजमाइश, जिसके लिखने वाले मोहम्मद मुजीब है, उसका दूसरा हिस्सा यहाँ पर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह मैं ये हिदायत करता हूँ कि सबक के आगाज से कब्ल अपने पास कापी और पेन जरूर जो है रखें, ताकि जो अहम नुकात है उसको हम लिख सकें या फिर ज़ब्त तहरीर में ला सकें, और उसके बाद अपने उस्ताद से मालूमात करने की कोशिश करें। तो अजीज तुलबा तालिबात, नाजरीन, इस सबक के साथ साथ फिर एक मरतबा मैं ये वजाहत करता चलूँ कि ये जो सबक ड्रामा आजमाइश है, ये हिंदुस्तानियों पर जो जुल्म सितम होने वाला 1857 का जो वाक़या है, उस वाक़े पर मबनी जो है ये सबक है, जिसको बहुत अच्छे अंदाज में, ड्रामा अंदाज में पेश करने की ड्रामा निगार मोहम्मद मुजीब ने बेहतरीन जो है वो कोशिश की है। तो लिहाजा मैं चाहूंगा कि मजीद दूसरे हिस्से में जो है और मजीद हम मालूमात हासिल कर सकें, ताकि हम हिंदुस्तानियों पर अंग्रेजों के जरिए किस तरह जुल्म सितम हो रहा था, आज़ादी से पहले के क्या हालात थे, किस तरह हिंदुस्तानियों पर बर्बरियत की जा रही थी, किस तरह हिंदुस्तानियों पर जो जुल्म सितम किया जा रहा था, उसको जो है यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो बाकायदा इस ड्रामे का, इस सबक ड्रामे का दूसरा हिस्सा हम यहाँ पर जो है देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि ड्रामे की जो मुख्तसर तारीफ है आपके सामने जो है रख सकूं, ताकि मालूम हो सके ड्रामा किसे कहा जाता है, ड्रामे के माने क्या है, और ये इसका आगाज और इफ्तिहा कहाँ से हुआ, इसकी जो तफसील मुख्तसर हम यहाँ पर देख लेंगे। ड्रामे की तारीफ, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक लफ्ज ड्रामा यूनानी लफ्ज से माखूज है। यहाँ पर गौर से सुनिए, ड्रामा जो लफ्ज निकला है वो यूनानी लफ्ज है, ये कहा जा रहा है, जिसके माने हैं करके दिखाई, करके दिखाई हुई चीज, यानी ड्रामे के माने हैं कोई भी चीज को करके दिखाना, यानी एक्टिंग करना जिसे कहेंगे, जिसको ड्रामा कहा जाएगा। किसी किस्सा वाकया को किरदारों के जरिए तमाशाइयों के रूबरू पेश करने को ड्रामा कहते हैं। यानी किरदार होते, मुख्तलिफ किरदार होते हैं। ड्रामे से मुराद जो भी फिल्में वगैरह जो होती हैं या फिर एपिसोड्स वगैरह जो होते हैं टीवी पे वगैरह, उसमें एक दो आदमी काम नहीं करते, बल्कि मुख्तलिफ जो है किरदारों के जरिए एक वो फिल्म जो है वो बनाई जाती है, उसी को ड्रामा कहते हैं। तो आमतौर पर ड्रामा इसे करते हैं, आमतौर पर जो लोग फिल्म बोलते हैं, फिल्म जो है वो क्या है, ड्रामे पर मबजूल है। इन्हें ड्रामा के जरिए क्या है, किरदारों के जरिए, मुख्तलिफ किरदारों के जरिए ड्रामा जो है वो अमल में आता है। किसी किस्सा यानी कोई भी जो कहानी होती है या वाकया, जो भी कोई वाकया होता है, इसको किरदारों के जरिए तमाशाइयों के रूबरू पेश करना। तमाशाई यानी देखने वाले, इस फिल्म जो पर्दे पे चलती है, सामने वाले जो सामाइन देखते हैं, देखिए सामाइन और जो देखने वाले जो होते हैं वो उनको जो है तमाशाई कहेंगे। ड्रामा, नावल, ये अफसाने की तरह सिर्फ तहरीरी अदब नहीं है, यानी इस बात की भी जहां पर जो है बताया जा रहा है कि भाई जिस तरह नावल या अफसाना की तरह सिर्फ तहरीरी अदब नहीं है ड्रामा, यानी लिखावट में नहीं होता, लेकिन ड्रामे में से क्या है, एक्टिंग करके जो है बताना होता है, यानी एक्टिंग करना होता है, यानी अमली तौर पर करके दिखाना होता है, इसी को ड्रामा कहते हैं। इसे स्टेज पर अमल पेश किया जाता है, और इसे पेश करने के लिए स्क्रिप्ट के अलावा अदाकार, तमाशाई, स्क्रिप्ट से मुराद लिखना, यानी पहले ड्रामे को लिखा जाता है, जिस तरह यहाँ पर मोहम्मद मुजीब ने लिखा है। स्क्रिप्ट के साथ साथ अदाकार,
यानी ड्रामा करने वाले लोग, जैसा कि मिसाल के तौर पर फिल्मों में होता है, हीरो होता है, हीरोइन होती है, या फिर जो है क्या है गुंडे वगैरह जो होते हैं, डाकू वगैरह जो होते हैं, ये तमाम के तमाम मिलकर जो है एक अच्छा ड्रामा या फिर अच्छी फिल्म बना सकते हैं। इसके साथ साथ तमाशाई होना भी जरूरी है, यानी फिल्म तो बन गई है, ड्रामा तो बन गया है, लेकिन जो है तमाशाई अगर नहीं देखते हैं तो वो क्या है, वो फिल्म या फिर वो ड्रामा नाकाम साबित हो सकता है। इसके बाद ड्रामे में स्टेज का होना बहुत जरूरी है। इस बात की भी यहाँ पर जो है तवज्जो मबजूल कराई जा रही है कि भाई स्टेज का होना बहुत जरूरी है ड्रामे में। उसके बाद रोशनी भी होना जरूरी है, ताकि सब जो है साफ सुथरा जो है दिखाई दे। जिस वक्त जो है वो एक्टिंग होती है, जिस वक्त ड्रामे होते हैं, जिस वक्त फाइटिंग वगैरह जो होती है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है लाइटिंग्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो है क्या है म्यूजिक्स वगैरह भी होते हैं। उस अंदाज से जो है वो लेकर चलना होता है उस वक्त। इसके साथ कास्ट्यूम से मुराद अच्छे कपड़े जो है पहनना होता है, यानी कौन से जो है सीन के वक्त कैसे कपड़े पहने जाए, वहां के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर का जो है उनको जो है हिदायतकार जो है वो हिदायत जो है देते हैं, ये कहा जा रहा है। और दूसरी बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, इसके अलावा बहुत सी चीजों की जो है वो जरूरत होती है ड्रामा बनाने के लिए, ये कहा जा रहा है। ड्रामा के वजूद में आने के मुहर्रिक वो दो इंसानी जिबलतें हैं। इस बात का जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई ड्रामे के वजूद में आने के दो बहुत ही मुहर्रिक दो इंसानी जिबलतें अमल के वो क्या, यानी इजहार जात और नखाली जिबलत, यानी अपना इजहार करना और सामने वाले को जो है अपने जो किरदार को बताना, ये कहा जा रहा है। इजहार जात से मुराद ये कि इंसान जो कुछ भी सोचता, देखता, महसूस करता है या तजुर्बात करता है, इसे दूसरों तक बताना चाहता है। इजहार जात से मुतालिक ये बात जो बताई जा रही है, जो कुछ हम देखते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसको अमली तौर पर लोगों के सामने जो है पेश करना, ये इजहार जात कहा जाएगा। इसी तरह दूसरा नखाली की जिबलत, नखाली की जिबलत का मतलब है इंसानी फितरी तौर पर नखाल वाक़ हुआ है, यानी किसी की नकल करना, यानी जो भी आदमी करता है उसको जो है मिन व अन उसको नकल करके सामने वाले को पेश करना, ये क्या है नखाली जो है कहा जाएगा। यहां पर नखाली के जिबलत का मतलब है इंसानी फितरी तौर पर नखाल वाक़ हुआ है, वो बचपन ही से जिन चीजों को देखता इसकी नकल करने की कोशिश करता है। और ड्रामा दो इन्हीं इंसानों की इंसानी जिबलतों की मरहूने मिन्नत है। तो यहाँ पर ये होने के बाद ड्रामे के जो अज्जाए तरकीबी होते हैं उसकी मुख्तसर यहाँ पर जो है वजाहत की गई है, रोशनी डाली गई है कि भाई ड्रामे के अज्जाए तरकीबी क्या होते हैं। तो यहाँ पर अरस्तु के मुताबिक यहाँ पर ड्रामे के अज्जाए तरकीबी 6 हैं। अरिस्टो, जिसको इंग्लिश में हम अरिस्टोटल कहते हैं, तो उनके मुताबिक ड्रामे के यहाँ पर 6 अज्जाए तरकीबी है कहा जा रहा है। सबसे पहला जो है वो प्लॉट, दूसरा किरदार, तीसरा मुकालमा, चौथा जुबान, पांचवा मौसीकी और आखिरी छठा आराइश। तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ वाक़यात को एक फितरी तसलसल, बामाने, बातनी, रब्त वो आहंग और हम आंग के साथ पेश किया जाता है। तो यानी मुख्तलिफ जो है चीजों को क्या है हम आंग करके जो है वो क्या है ड्रामे के जरिए पेश किया जाता है, बल्कि कहा जा रहा है। इसे प्लॉट कहते हैं। प्लॉट के माने क्या है, यहाँ पर क्या है, जब मुख्तलिफ वाक़यात को एक फितरी तसलसल या बामाने, बातनी, रब्त वो आहंग और के साथ पेश किया जाता है, तो इसे प्लॉट कहते हैं। ये प्लॉट की मुख्तसर तारीफ हुई। प्लॉट में असबाब व अलल पर ज्यादा जोर दिया जाता है। प्लॉट जो है ना, यहाँ पर मुख्तलिफ जो ड्रामे के अज्जाए बताया गया है, जिसमें प्लॉट पहला जो है वो जो है उसमें प्लॉट में असबाब व अलल पर ज्यादा जोर दिया जाता है, यानी एक वाक़े के बाद दूसरा वाक़या अज खुद नहीं बल्कि किसी सबब और वजह से रूनुमा होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम फिल्म देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं टीवी पर या फिर पर्दे पर, तो पहला सीन होता है, फिर दूसरा सीन होता है, तीसरा चौथा जो सीन होता है, यानी आगाज, मरकज और उसका इख्तिताम जो है उस ड्रामे का होता है। तो यही एक ड्रामे की बहुत बड़ी खूबी कही जा सकती है। प्लॉट को 6 मराहिल में तकसीम किया गया जाता है। फिर इस बात की भी जो है यहाँ पर वजाहत हो रही है कि भाई प्लॉट को 6 जो है वो मराहिल में जो है तकसीम किया गया है। इसमें आगाज या तमहीद जिसे कहेंगे,
फिर इसके बाद इब्तदाई वाकया यानी फिल्म का इब्तदाई वाकया या फिर ड्रामे का इब्तदाई वाकया, और इसके बाद उरूज की शुरुआत यानी किस तरह जो है मरकज पे आकर उरूज पे रहता है ड्रामा या फिर फिल्म जो है उरूज पर चलती है। इसके बाद तनजुल या फिर आखिर में अंजाम, जिसको हम क्या है एंडिंग कहते हैं। एंडिंग का जो आखिरी का जो अंजाम होता है बहुत ही जो है पूरा असर होता है कोई भी ड्रामा या फिर फिल्म में। तो यहाँ पर ड्रामे के जो अज्जाए तरकीबी हैं, इसमें आगाज या तमहीद में ड्रामे के अफआल और अमाल से मुतालिक इशारात होते हैं, यानी इशारत से मुतालिक जो है बातचीत करना, या फिर क्या है फाइटिंग वगैरह जो होती है देखिए ड्रामे में, ये इसका जिक्र किया जा रहा है। और ऐसी चीजें शामिल होने चाहिए जो इब्तदाई वाक़े यानी दूसरे मरहले की तरफ मुतवज्जा करे। तो यहाँ पर ड्रामे का असली अमल इब्तदाई वाक़या से होता है, यानी प्लॉट के दूसरे मरहले से शुरू होता है और इसमें इब्तदाई तसादुम पैदा होता है, ये कहा जा रहा है। इसके बाद तीसरा मरहला देखिए उरूज की शुरुआत। उरूज की शुरुआत में हिस्से में उलझाव पैदा होता है, यानी जो कहानी होती है, जो हिस्सा होता है फिल्म में, उसमें उलझाव पैदा जो है होता है कहा जा रहा है। और तसादुम बढ़ता जाता है। तसादुम जो है यानी आपस में जो है डाकुओं के साथ जो है लड़ाई झगड़ा भी जो है होता है फिल्मों में या ड्रामे में, ये कहा जा रहा है। चौथा मरहला, इसमें ड्रामे का तसादुम खिलाफ तौखे अपनी ही इंतहा को पहुंच जाता है। इसके बाद पांचवा जो मरहला है तनजुल, जिसमें तसादुम की शक्ल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है, यानी ये फिल्म का या फिर ड्रामे का आखिरी मरहला कहलाता है। और किरदारों में तसादुम जो होता है वो हल होने लगता है। किरदारों में जो तसादुम जो होता है एक दूसरे में, यानी फिल्म में डाकुओं के साथ या हीरो के साथ जो तसादुम यानी फाइटिंग होती है वो आखिरी मरहले को पहुंचती है, इस बात का यहाँ पर जो जिक्र किया जा रहा है। और यहां से यह इशारा मिल जाता है कि अंजाम तरबिया होगा या फिर अलमिया, यानी जीत किसकी होगी, यानी डाकुओं की जीत होगी या फिर फिल्म में हीरो की जो है किरदार की जो जीत होगी, ये जो हमको देखने को मिल जाता है, ये कहा जा रहा है। फिर देखिए आखिरी जो मरहिला है ड्रामे के अज्जाए तरकीबी में अंजाम यानी इख्तिताम, कोई फिल्म या फिर ड्रामे का जो अंजाम होता है इसके बारे में यहाँ कहा जा रहा है। इसमें ड्रामा अपने अंजाम को पहुंचता है, लेकिन अंजाम जो भी हो, अलमिया हो या तरबिया हो, हादसात व वाकयात का फितरी नतीजा ही लगना चाहिए। कह रहे हैं कि भाई जो भी फिल्म बनाते हैं, ड्रामा बनाते हैं, वो अंजाम में यानी इख्तिताम के वक्त आखिर में जो है वो पूरा असर होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। ड्रामा का नागहानी तौर पर अपने अंजाम को पहुंच जाना असबाब व अलल में मुत्तकी उसूलों को नजरअंदाज करके ऐसे ड्रामों को कामयाब कहा जा सकता है, यानी अच्छे अंदाज में ड्रामे लिखे जाए तो कामयाब ड्रामे कह सकते हैं, ये कहा जा रहा है। ड्रामे में तसादुम यानी एक दूसरे में जो झगड़ा पैदा होता है, तसादुम जो होता है, फाइटिंग जो होती है ड्रामे में मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। दो किरदारों के दरमियान या दो कुव्वतों के दरमियान या दो मकासद के दरमियान, या किरदार का तसादुम माहौल से या किरदार का तसादुम तकदीर से भी हो सकता है, ये कहा जा रहा है। किरदार दो तरह के होते हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है फिल्म में काम करने वाले जो किरदार होते हैं या फिर ड्रामे में काम करने वाले जो किरदार होते हैं दो तरह के होते हैं बल्कि कहा जा रहा है। इसमें मुख्तलिफ जो है किरदार जो है हो सकते हैं कहा जा रहा है। तो बहरहाल इस ड्रामे के अज्जाए तरकीबी के बाद बाकायदा हम इस ड्रामा सबक आजमाइश का हिस्सा दुवम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर भागवती कहती है, इसका सिलसिला है देखिए कंटिन्यूअस है, पकड़ लिया है फिर जोर से रोती है। कहती है जो लोग जो है अंदर छुपे हुए हैं उनको पकड़ लिया है, और ये कहती है कि भाई जोर जोर से वो रोने लगती है। फिर राम साहेमल कहता है पकड़ लिया है तो आपको पकड़ लिया है तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता, इसके बराबर सोना देकर इसे मोल लेना चाहो तो ना देंगे। यानी अगर पकड़ लिए हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ये कह रहा है कि इसके बराबर जो है सोने के बराबर भी अगर जो है उसको सोना देकर खरीद ले, सोने के बराबर वजन के बराबर अगर जो है उसको खरीदने की कोशिश करे तो भी मसला नहीं हल होगा, ये कह रहा है। रानी किशन कुंवर ने तुम्हारे यहाँ पनाह ली है, कह रहा है। और एक जो किरदार है रानी किशन कुंवर, वो भी यहाँ पर जो है तुम्हारे घर में छुपी है। बेचारी राम साहे से अब और खाया नहीं जाता, बर्तन सामने से खिसका देता है।
मंजर आपको बताया गया था ना, राम सायमल अपने घर के दहलान में बैठकर वो खाना खाता रहता है और उसी दौरान ये पूरी गुफ्तगू हो रही है। ये तमाम बातें सुनने के बाद राम सायमल को खाना नहीं खाया जाता और वो बर्तन जो है खिसका देता है, यानी अपने सामने से हटा देता है। पानी पीना चाहता है मगर प्याला देर तक हाथ में लिए रहता है, यानी कुछ अंदाज एक्शन कुछ इस तरह है। पानी पीने के लिए वो हाथ में प्याला रखा हुआ, हाथ में गिलास रखा हुआ है, लेकिन बहुत देर तक वो सोच में डूबा रहता है और वो पानी नहीं पीता और पी नहीं पाता। क्या बहुत रो रही है? अपनी बीवी से पूछ रहा है क्या वो बहुत ज्यादा रो रही है? भागवती कहती है सर हिलाकर, नहीं, इसका अफसोस कर रही है कि जिहादी औरतों के साथ मैदान में नहीं गई। यानी उसके घर में जो औरत जो छुपी है, जो खातून जो छुपी है, उसके बारे में राम सायमल पूछता है तो वो सर हिलाकर जो है कहती है कि वो उसको जो है यहाँ पर अपने ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है उसका जो है मुझे अफसोस नहीं है, बल्कि जिहादी औरतों के साथ मैं मारी क्यों नहीं गई, शहीद क्यों नहीं हुई, इसका वो अफसोस कर रही है, बल्कि भागवती इसकी बीवी राम सायमल को कहती है। राम सायमल फिर क्या कहता है, देखिए, राम राम, क्या हिम्मत है, इसको अच्छी तरह रखना, मैं भी इसके अब दर्शन करूंगा। यानी इसकी तारीफ में जो है बात कर रहा है। जो घर में जो खातून छुपी हुई है, जो अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ने वाली जो खातून है, जो घर पे उसकी छुपी हुई है, उसकी तारीफ कहता है और उसकी बहादुरी की तारीफ कहता है। फिर कहता है कि मैं कभी कभी इसके दर्शन करूंगा, बल्कि अपनी बीवी को कहता है इसका हमारे घर में रहना कुछ ऐसा खतरनाक नहीं, मुसलमान औरत की बात और है। कह रहा है कि भाई इसका यहाँ पर छुपे रहना कोई खास जो है वजूहत नहीं हुए और उससे हमको डरने की जरूरत नहीं है, ये कह रहा है। भागवती ये एक मुसलमान बहन भी है, फिर ये कह रही है कि भाई यहाँ पर जिस घर में जो लोगों को छुपा रखा है, मुख्तलिफ जो है लोगों के साथ एक मुसलमान औरत भी जो है यहाँ पर छुपी हुई है। ये कौन? भागवती अपने शौहर को कहती है। राम सायमल कहता है हाय कौन? फिर कहता है भागवती और एक खातून जिसका नाम है सलमा। उसकी बीवी कहती है सलमा को भी मैंने यहाँ पर जो है छुपा रखा है। फिर राम सायमल कहता है अरे वही यूसुफ मियाँ के मंगेतर। कहता है ये वही खातून तो नहीं सलमा जिसका मंगेतर यूसुफ मियाँ है? वो तो मोर्चों पर लड़ी भी थी। कह रहा है कि भाई वो तो मोर्चों पर यानी अंग्रेजों के साथ लड़ी भी थी। फिर भागवती कहती है हाँ, इसने घरों की छतों पर से भी गोली चलाई थी। यानी ये खातून भी इतनी बहादुर है कि अंग्रेजों के खिलाफ में छतों पर ठहरकर इसने जो है गोली चलाई थी। ऐसी खातून को भी मैंने यहाँ पर जो है छुपने के लिए अपने घर में जगह दी, बोलकर भागवती कहती है। रानी किशन कौर भी इसके साथ बंदूक चला रही थी। इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि यहाँ पर रानी किशन कौर जो और एक जो है यहाँ पर इस ड्रामे का किरदार है, वो भी इसके साथ बंदूक ही चला रही थी। फिर वो जख्मी हो गई। कह रही है कि उस वक्त वो जख्मी हो गई थी। रानी किशन कौर ने न जाने किस तरह इसको यहाँ पहुंचाया। यानी किसी भी तरह जो है जब जख्मी हालत में वो थी रानी किशन कौर, किसी तरह यहाँ पर मेरे घर पे वो पहुंचा दी है। मैं तो समझती थी कि मर जाएगी, यानी उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी, मैं समझती थी कि शायद वो दम तोड़ देगी। लेकिन मगर अब भली चंगी से मुराद सेहतमंद है, वो बिल्कुल अच्छी हालत में है, ये कहा जा रहा है। सोच रही है कि किस तरह दिल्ली निकल जाए और बख्त खान की फौज में मिल जाए। इतना जख्मी होने के बावजूद भी इसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि इतना जख्मी होने के बावजूद भी वो चाहती है कि फिर बख्त खान की जो है क्या है फौज में दाखिल हो जाए और फिर से अंग्रेजों का मुकाबला किया जाए। ये जो है रानी किशन कौर सोच रही है, बल्कि अपने शौहर राम सायमल को भागवती कहती है कि वो भी साथ जाएगी। राम सायमल देखो ये नहीं हो सकता, मैं इस पर तैयार हूं कि वो यहाँ छुपी रहे, मैं भी ये बात मानने के लिए तैयार हूं, यहाँ पर छुपी है ठीक है, लेकिन जब खतरा ना रहे तो चुपके से चली जाए। यानी जब रास्ता साफ हो जाए, जब अंग्रेजों का से हमले का जो रास्ता था, जो मामला था, वो बिल्कुल जो है खत्म हो जाए, तब यहाँ से अगर वो चली जाए तो बिल्कुल खैरियत से वो अपने घर जहाँ जाना चाहती है वो पहुंच सकती है। लेकिन अब जाने की कोशिश ना करे, क्योंकि अब बहुत बड़ा खतरा अंग्रेजों की तरफ से है। कौन कर रहा है? राम सायमल कर रहा है। वो यहाँ साल भर तक रही, मगर बाहर जाकर
फिर कहीं लड़ाई में शामिल हुई तो तुम पकड़ी जाओगी। राम साहमल कर रहा है साल भर तक रहने की कोशिश करे, वो साल भर तक रहने दे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर फिर जो है जाकर लड़ाई में शामिल हो गई, अगर वो अंग्रेजों के हाथ आ गई तो तुम्हें भी पकड़ा जाएगा, तुमको भी गिरफ्तार किया जाएगा। किसके जरिए? अंग्रेजों के जरिए। ये कौन कह रहा है? राम साहमल अपनी बीवी को कह रहा है। फिर देखिए और एक मरतबा मैं जो दोहराना चाहूंगा, वो यहाँ साल भर तक रहे मगर बाहर जाकर फिर कहीं लड़ाई में शामिल हुई तो तुम पकड़ी जाओगी और मुझे तो जरूर फांसी हो जाएगी। अरे तुम भी पकड़े जाओगी और साथ ही साथ मैं भी पकड़ा जाऊंगा और मुझे फांसी पर लटकाया जाएगा, ये बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, लिहाजा अब उसको बाहर ना छोड़े। जब माहौल साजगार हो जाएगा तब जो है छोड़ने की वो अपनी बीवी से दरख्वास्त करता है। और यूसुफ मियाँ को क्या हुआ? फिर यहाँ पर इस ड्रामे के और एक जो किरदार है यूसुफ मियाँ, जो उसके बारे में राम साहमल पूछ रहे हैं कि यूसुफ मियाँ को आखिर क्या हुआ। भागवती कहता है सलमा को कुछ मालूम नहीं है ने, सलमा को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, कहती है भागवती। राम साहमल कहता है और तुमको मालूम होगा तो बताओगी भी नहीं, है ने, ये राज रखना चाहिए हो तुम कि अगर मालूम भी अगर हो गया तो तुम मुझे बताना नहीं चाहोगी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, राम साहमल कहता है। फिर भागवती कहती है सुना है कि वो आखिर वक्त तक लड़ते रहे, मैंने सुना है आखिरी वक्त तक लड़ते रहे। कौन? यूसुफ मियाँ। मैं जहां तक सुनी हूं कि वो आखिरी वक्त तक जो है वो लड़ते रहे और उर्दू बाजार में किसी गोरे ने एक औरत के साथ बदतमीजी की थी तो इसे जान से मार दिया। उर्दू बाजार जो दिल्ली का जो एक इलाका है, बहुत मशहूर इलाका है, तो वहां का एक जो है जिक्र कर रहे हैं। कौन? भागवती कह रही है कि भाई उर्दू बाजार में किसी गोरे से मराद किसी अंग्रेज आदमी ने किसी हमारे हिंदुस्तान औरत पर जो है जुल्म सितम कर रहा था, तो यूसुफ मियाँ को देखा नहीं गया तो फौरन उसको जो है इस बदतमीज का जवाब देते हुए उसको जान से मार देते हैं। इसमें न जाने कितने पकड़े गए मगर वो नहीं थे। तो ये वाकया पेश आने के बाद अंग्रेजों ने कई लोगों को जो है गिरफ्तार किया था, लेकिन यूसुफ मियाँ अंग्रेजों के हाथ नहीं आ गए और वो उनके जो हाथ से निकल गए। कहते हैं कि अब उर्दू बाजार पर गोलाबारी होगी। मैंने सुना है, मैंने उर्दू बाजार जो दिल्ली का बहुत ही मशहूर जो है इलाका कहलाता है, उर्दू बाजार में अब इसके खिलाफ कार्रवाई करने की जो है ठानी है। कौन? अंग्रेजों ने। और गोलाबारी करने की भी जो है वो क्या है कोशिश कर रहे हैं, कह रही है। एक मकान भी खड़ा ना छोड़ा जाएगा, यानी अंग्रेजों के जरिए यह सुना जा रहा है कि गोलाबारी बहुत ज्यादा होगी और एक मकान को भी हम नहीं छोड़ेंगे, पूरे के पूरे मकानात को हम ढाएंगे, ये जो है कहा जा रहा है। फिर राम साहमल कहता है अब परमात्मा बचाए हम सबको। ये मुसीबत, ये बातें सुनने के बाद राम साहमल कहता है अब भगवान ही हमारी मदद कर सकता है, वही हमको बचा सकता है, बोल के कह रहा है। एक औरत घबराई हुई अंदर आती है, इसे मुंह से बात नहीं निकलती। फिर एक मुलाजिम आता है, फिर इसी का एक मंजर देखिए। इस दौरान में एक खातून जो है मुंह बंद किए हुए उसके सामने आती है, घबराई हुई नजर आती है, इसे मुंह से बात नहीं निकलती। फिर एक मुलाजिम आता है, मुलाजिम क्या कहता है देखिए, सरकार दरवाजे पर 4 सिपाही आए हैं कि कहते हैं दरवाजा खोलो हम तलाशी लेंगे। यानी दरवाजे के पास घर के बाहर उसके एक मुलाजिम आया है और ये कह रहा है सरकार यानी दरवाजे पर 4 सिपाही आए हैं, कहते हैं दरवाजा खोलो हम तलाशी लेंगे। राम साहमल कहता है मेरे घर में नहीं आ सकते, मेरे पास इम्कान का परवाना है, यानी मुझ पर शक नहीं है लोगों को, मेरे पास आ ही नहीं सकते बोल के ये राम साहमल कर रहा है। भागवती कहती है परना मेरे पास है चलो, परना मेरे पास है चलो मैं दिखाऊंगी। राम साहमल तुम कहां जाओगी? अपनी बीवी से कहता है राम साहमल तुम कहां जाओगी? भागवती कहती है मैं नहीं जाऊंगी तो और कौन जाएगा? मैं मशहूर कर दिया है कि आप अंग्रेजों के कमांडरों से बातचीत कर रहे हैं, घर पर नहीं है। यानी कहती है कि मैं उनको जो है मिसगाइड कर दूंगी, उनको जो है उनका जहन जो है दूसरी तरफ रागिब करते हुए कहेंगे कि मैं तुम घर पर नहीं हो, कहीं बाहर गएंगे, ये कहूंगी, कह रहे हैं। फिर राम साहमल कहता है नहीं तुम बैठो मैं जाता हूं। भागवती जल्दी से दिया बुझाकर यानी चराग बुझाकर जाती है। राम साहमल अंधेरे में बैठा रहता है,
कुछ देर बाद दाएं से भागवती उल्टे पांव चली हुई नजर आती है। 4 सिपाही इसे संगीनों से धमका रहे हैं। पहला सिपाही इनका सरदार मालूम होता है, यानी 4 सिपाही उनके दरवाजे पर, इनके घर पर आए हैं और उनके घर की तलाशी जो है लेना चाहते हैं, ये कर रहे हैं। पहला सिपाही कहता है, बताओ कहां है वो दोनों। यानी दोनों को कहता है, भागवती और राम साहेमल को कहता है कि भाई कहां है वो दोनों। भागवती कहती है सहमी हुई रूहान सी आवाज में, यानी सहमी हुई और डरी हुई और रोती हुई अंदाज में कहती है, मगर बहुत दबी आवाज में कहती है, यहाँ कोई नहीं छुपा है। यानी वो 4 सिपाही जो आते हैं उनके सवाल का जवाब देती है कि यहाँ पर कोई छुपा हुआ नहीं है। पहला सिपाही, यहाँ 2 औरतें छुपी हैं, हमारे आदमियों ने इन्हें गोली चलाते देखा है। यानी पहला सिपाही कहता है भागवती को, हमें मालूम है यहाँ पर 2 औरतें जो है यहाँ पर छुपी भी हैं और हमारे आदमी ने इन्हें गोली चलाते हुए देखा, फिर वो भागकर इस घर में आती देखी गई है। राम शरण, औरत को ले जाकर दीवार के साथ खड़ा करो, बाकी 3 आदमियों पर फायर करो। यानी पहला सिपाही हुक्म देता है कि राम शरण भागवती की तरफ बढ़ता है और कहता है कि भाई ये राम शरण इस औरत को ले जाओ, दीवार के साथ खड़ा कर दो, बाकी 3 आदमी फायर करो। राम शरण भागवती की तरफ बढ़ता है। फिर राम साहेमल देखिए, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, एक बेकसूर औरत को इस तरह मार रहे हो। ये मंजर देखकर वो जो छुपा हुआ था राम साहेमल बाहर निकल आता है और कहता है, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, एक बेकसूर औरत को इस तरह मार रहे हो। फिर पहला सिपाही कहता है, अच्छा लाला जी छुपे बैठे हैं, सोचा था लल्ला इनको हम सबको बहला फुसला कर रुखसत कर देगी। राम शरण खड़ा करो इन्हें भी लल्ला इनके साथ। यानी जो सिपाही होता है कहता है, राम शरण खड़ा करो इसे भी इस औरत के साथ ताकि हम उसको फायरिंग कर दें। भागवती कहती है चिल्लाकर, अरे मुझे मार डालो, इन्हें छोड़ दो, कहती है। यानी अपने शौहर को जब फायरिंग करते हैं, शौहर के ऊपर जब फायरिंग करने की कोशिश करते हैं तो भागवती चिल्लाकर उन सिपाहियों को कहते हैं, अरे मुझे मार डालो, इन्हें छोड़ दो, ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते, अरे ये बिल्कुल बेकसूर हैं, कहती है। फिर पहला सिपाही कहता है, अच्छा ये बेकसूर हैं तो तुम्हें मालूम है कि ये दोनों औरतें कहाँ छुपी हैं। अगर ये बेकसूर है तो तुम्हें मालूम होगा कि ये दोनों औरतें यहाँ पर कहाँ छुपी हैं। भागवती कहती है वैसे ही चिल्लाकर, अरे इन्हें छोड़ दो, हाय मेरी किस्मत, ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते, हाय हाय इन्हें छोड़ दो, बोलकर ये चिल्लाकर कहती है। फिर इसके बाद स्टेज के दाएं तरफ कोने से सलमा और किशन कुंवर अंदर आते हैं। ये जो ड्रामा हो रहा है स्टेज पर जो है हो रहा है, तो यहाँ पर वजाहत हो रही है कि वह स्टेज के दाएं तरफ के कोने से सलमा और किशन कुंवर जो अंदर आती हैं। सलमा, इन दोनों को पीछा छोड़ दो, सलमा कहती है इन दोनों का पीछा छोड़ दो, यानी भागवती और राम साहेमल का पीछा छोड़ दो, हम आ गए, हमें जो सजा चाहे दे दो। जहां पर जो छुपे हुए थे दोनों लोग वो बाहर आते हैं और ये दोनों सिपाही के सामने ये कहते हैं कि इन दोनों को छोड़ दो, हम यहाँ पर आए हैं, हमें जो गिरफ्तार करना चाहिए, हमें जो सजा देना है दे दो। सेठ साहब और उनकी बीवी बेकसूर है, कह रहे हैं दोनों कि भैया सेठ साहब और इनकी बीवी जो दोनों बेकसूर हैं, हम यहाँ छुपे हुए, हमें गिरफ्तार कर लो, कह रहा है। पहला सिपाही कह रहा है, सलमा और किशन को और गौर से देखने के बाद मुझे तो तुम इसी घराने की औरतें मालूम होती हो। पहला सिपाही कहता है कि भाई मुझे तो तुम इसी घराने की खवातीन मालूम होती हो। किशन कौर कहता है इन दोनों को छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। कहते हैं कि इन दोनों को छोड़ दो, तुम जहां बोले हम वहां आने के लिए, गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। शहर में हजारों आदमी हैं, हमें पहचान लेंगे। कह रहे हैं कि भाई शहर में जो लोग हैं हमें पहचान लेंगे। पहला सिपाही कहते हैं, हाँ मैं तुमको लेकर बाहर चला जाऊं और इस दौरान में असली मुजरिम निकल जाए। तुम इसलिए कह रहे हैं ताकि मैं इनको दोनों को निकल जाऊं, जो अंदर जो असली मुजरिम जो छुपा हुआ है वो निकल जाए। तुम उस मकसद के लिए कह रहे हैं, मैं ये नहीं कर सकता। ये कौन कह रहा है? पहला सिपाही कह रहा है। तो अजीज तुलबा तालिबात नाजरीन, ये ड्रामा आजमाइश का हिस्सा दुवम इख्तिताम को पहुंचा है। तो इसी के साथ हिस्सा सुवम लेकर फिर से एक मर्तबा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अनुदिना अनुक्षणा कलियोना
ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ